हाय एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू श्रीजी आईएएस। मेरा नाम है सत्यन सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोल गैसिफिकेशन और सिनगैस। जब दुनिया एनर्जी क्राइसिस, वेस्ट एशिया टेंशन और फ्यूल इंपोर्ट्स की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तब इंडिया ने एक नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। कोल को सिर्फ जलाना नहीं बल्कि उससे गैस और केमिकल्स में कन्वर्ट करना। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने एक बड़ा डिसीजन लिया और 37,500 करोड़ की कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन स्कीम अप्रूव की। इसका एम है कोल को यूज करके सिनगैस बनाना, जैसे फर्टिलाइजर्स, मेथेनॉल, फ्यूल और पेट्रोकेमिकल्स बन सके। इंडिया के पास दुनिया के सबसे बड़े कोल रिजर्व्स में से एक है, लेकिन ऑयल और गैस के लिए हम अभी भी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं। इसी डिपेंडेंस को कम करने के लिए कोल गैसिफिकेशन को फ्यूचर टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कोल गैसिफिकेशन क्या होता है, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनगैस क्या है, सरफेस और अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, इंडिया को इसका क्या फ़ायदा होगा, कोल रिजर्व्स और कोल टाइप्स के बारे में भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले हम थोड़ा सा इस देखिए, जो यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपके दिमाग में भी ये रहेगी। इंडिया वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स है। इंडिया में कोल के फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स देखे जाते हैं। अभी ऐसा अनुमान है कि 389 बिलियन टन्स भारत के पास टोटल जो रिजर्व्स हैं कोल के, लगभग वो 400 बिलियन टन के समथिंग हैं, ठीक है ना। और फिर भी हम क्या करते हैं कि 243 मिलियन टन हम एनुअल कोल इंपोर्ट्स करते हैं बाहर से, कई देशों से हम लोग। भारत ऑयल का इंपोर्ट करता है हमारी ज़रूरतों के लिए। और क्रूशियल डिपेंडेंसी अगर हम देखें, यहाँ पर देखिए अमोनिया हम 100% इंपोर्ट करते हैं। मेथनॉल की अगर हम बात करते हैं तो 80 to 90% इंपोर्ट करते हैं मेथनॉल, और यूरिया 20% इंपोर्ट करते हैं। ये सभी हमारे कॉज ऑफ कंसर्न है, राइट। इन्हीं को कम करने के लिए, इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए भारत ने ये स्कीम अभी लॉन्च की है सरकार ने, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे कि 212 बिलियन टन टू 12 बिलियन टन प्रूवन इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल है बेसिकली यहाँ पर, यानी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इकोनॉमिकली बेसिकली हमारे लिए बेनिफिशियल है यहाँ पर, है ना। तो इस इमेज से आप लोगों को तो पता चला कि भारत के पास कोल रिजर्व्स कितने हैं। भारत तो विश्व का चौथा ऐसा देश है जहाँ पर कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं, यानी फोर्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं विश्व में। लेकिन उसके साथ में भी अभी भी हम क्या करते हैं, बाहर से कोल को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आया होगा, राइट। अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो गवर्नमेंट ने स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ न्यू सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट अप्रूव की है अभी रिसेंटली, राइट। इसके मेन ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कोल और लिग्नाइट को कन्वर्ट करके कोल और लिग्नाइट को सिनगैस में कन्वर्ट करना, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ाना, और एलएनजी, मेथेनॉल, अमोनिया और फर्टिलाइजर इंपोर्ट्स को कम करना। ये हमारे पास में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा वेस्ट एशिया में जो टेंशन चल रहा है, तो हमारे साथ में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आया कि एलएनजी जो इंपोर्ट करते हैं हम वहाँ से, जो मेथेनॉल इंपोर्ट करते हैं या अमोनिया फर्टिलाइजर जो इंपोर्ट करते हैं, उसके इंपोर्ट में हमको बहुत सारी बाधाएं आई, यहाँ पर रुकावटें आई। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 100 मिलियन टन्स कोल गैसिफिकेशन, ये हमारा टारगेट है। तो आपको इसको ध्यान रखना है इस स्कीम के माध्यम से। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि पॉइंट सबसे पहला है कि 37,500 करोड़ की जो स्कीम है, गवर्नमेंट ने जो पैकेज अनाउंस किया है, इस स्कीम का एम क्या है। इस स्कीम का अगर हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये भी पिक्चर है आपके साथ में। तो यहाँ पर देखें इस स्कीम का एम है अराउंड 25 गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना, राइट। पहला याद रखना है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है इसमें। दूसरा है लगभग 75 मिलियन टन कोल और लिग्नाइट को गैसिफाई करना। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज और प्राइवेट इंडस्ट्रीज को पैसा और इंसेंटिव्स देगी ताकि वो कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स लगा सकें, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये इमेज है, यहाँ पर 70,500 करोड़ का ये सरकार की स्कीम है। यूनियन कैबिनेट ने अभी इसको बेसिकली अप्रूव दिया था। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ दिखाई देती है कि
एट 8,500 का यहाँ वायबिलिटी गैप फंडिंग भी दिखाई देती है। यानी सरकार अलग से कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी देने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। और इसके साथ फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होगा, अप टू 20% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट डिसबर्स इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। यानी गवर्नमेंट कंपनीज को प्लांट और मशीनरी कॉस्ट का मैक्सिमम 20% इंसेंटिव भी देगी यहाँ पर। पेमेंट 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। यानी सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी प्रोजेक्ट का मशीनरी कॉस्ट 1,000 करोड़ है तो गवर्नमेंट 200 करोड़ तक का सपोर्ट कर सकती है। ये आपको समझना है यहाँ पर, राइट। तो इसका ये मतलब है यहाँ पर। अब यहाँ पे मैंने भी ये भी बात की कि 75 मिलियन टन्स ये हमारा क्या है, इमीडिएट गैसिफिकेशन टारगेट है कि हमको जल्दी से जल्दी ये टारगेट अचीव करना है। और जो लॉन्ग टारगेट हमारा है, नेशनल मैंडेट जो है वो 100 MT बाय 2030, ये हमको अचीव करना है 2030 तक। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि इसके 25 टारगेट प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। जैसा हमने ऊपर भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि राइट। तो ये इस स्कीम से इसके समझ में आया होगा आप लोगों को इस इमेज के माध्यम से। अभी हम यहाँ पर देखिए इमेज इतनी सारी क्यों ऐड ऑन किए हैं, इसके पीछे कारण कि आपके दिमाग में जब इमेज रहेगी ना तो प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत सारी चीज़ें आप इजी वे में समझ सकते हैं। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर रखना है कि जो एग्जिस्टिंग जो स्कीम है और प्लस न्यू स्कीम है, 2024 में ऑलरेडी 8,500 करोड़ की जो वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम आई थी, जैसे हम लोगों ऊपर डिस्कस किए हैं। अब नई स्कीम स्पेसिफिकली जो आई है अभी, ये सरफेस गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पर फोकस करेगी। मीनिंग यानी कोल को पहले माइन किया जाएगा, फिर फैक्ट्री रिएक्टर्स में गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है कि ये अभी सरफेस गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए स्कीम सरकार ने ये लॉन्च की है ना। अब यहाँ पे आप ये इमेज देख रहे हैं, कोल गैसिफिकेशन द थर्मोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। ये थर्मोकेमिकल एक प्रोसेस है, जो गैसिफिकेशन होता है, कोल गैसिफिकेशन, ये थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, राइट। इसके बारे में हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे नीचे। Coal gasification, the thermochemical transformation. Coal is oxidized at a high temperature and pressure to create a gas not burned as solid. यहाँ पे लिखा है कि भाई कोल को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया जाता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में गैस क्रिएट करने के लिए। कोल को यहाँ वर्न नहीं किया जाता, याद रखना है। यहाँ पर नॉट बर्न एज अ सॉलिड, है ना, सॉलिड फॉर्म में इसको बर्न नहीं किया जाता। क्या किया जाता है, इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है कोल को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, राइट। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की क्लासिफिकेशन, सरफेस गैसिफिकेशन हैपन इन इंडस्ट्रियल रिएक्टर्स, अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन है, ये हम लोग अभी डिटेल में देखने वाले हैं। अब सिनगैस एग्जैक्टली है क्या, मल्टीपर्पज केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, है ना। सिनगैस क्या है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन यूज फॉर प्रोड्यूस यूरिया, मेथेनॉल एंड सिंथेटिक फ्यूल्स। ये लोग हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ पे कोल के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, पीट है, लिग्नाइट है ना, एंथ्रासाइट ये दिखा है। इसको भी हम लोग ने जैसे 4 ग्रेड ऑफ कोल क्वालिटी के रिगार्डिंग बताया गया है। अभी अगर भारत का जो टारगेट है यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया 2030 स्ट्रेटेजिक गैसिफिकेशन जो गोल है अभी वो 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल, है ना। ये हमारा टारगेट है, इसको गैसिफाई करना है। इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है, 37,500 करोड़ का ये गोल है। यहाँ पर गोल देखेंगे हमारा तो रिड्यूस रिलायंस ऑन इम्पोर्टेंट नेचुरल गैस एंड अमोनिया, जो हमारी डिपेंडेंस है अमोनिया पर, नेचुरल गैसेस पर, उसको हमको कम करना है, इसको घटा के नीचे तक लाना है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि दिस स्कीम इज अ मेजर स्टेप एडवांस टुवर्ड्स द नेशनल टारगेट ऑफ गैसिफाइंग 100 मिलियन टन्स ऑफ कोल बाय 2030। अब देखिए यहीं पे आपसे प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यही, ये तो ईयर घटा देगा या फिर ये 100 मिलियन टन को 150 कर देगा, 200 कर सकता है। तो आपको याद रखना है ये 100 मिलियन टन है ना। अब यहाँ पे जो डिपेंडेंसी हमारे लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG पर, यूरिया पर, अमोनिया पर और मेथेनॉल पर ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं ऊपर इसके बारे में, इसको हमको रिड्यूस करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे देखेंगे कि 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इंडिया में विश्व का, है ना, एस्टिमेटेड 389 बिलियन टन्स
और जिसमें से 212 ऐसे हैं क्लासिफाइड के प्रूवन रिजर्व्स हैं, यानी ये इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल हैं, इनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। अब इस यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि कोल गैसिफिकेशन है क्या। कोल टू सिन गैस मिशन जो है हमारा, अब यहाँ पर इंडिया का गोल है कि कोल को सिर्फ फ्यूल नहीं रॉ मटेरियल बनाना है। कोल गैसिफिकेशन हेल्प करेगा एलएनजी इंपोर्ट्स कम करना है, यूरिया और अमोनिया, मिथेनॉल, इन सभी के इंपोर्ट्स को कम करेगा। इंडिया अभी अगर हम बात करें 20% यूरिया इंपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट 100% अमोनिया इंपोर्ट करता है और 80 to 90% मिथेनॉल इंपोर्ट करता है। तो सिनगैस से ये प्रोडक्ट्स इंडिया में ही बन सकते हैं। ठीक है, हमारा जो इंडिया का कोल रिजर्व्स हैं उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने बातें यहाँ पे बात की, राइट। अब देखिए कोल गैसिफिकेशन के रिगार्डिंग इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको देख लेते हैं, राइट। या उसको हम चलिए बाद में देखते हैं यार, राइट। अब यहाँ पे देखिए बात की गई है कि कोल गैसिफिकेशन एग्जैक्टली है क्या। कोल गैसिफिकेशन एक थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, जो इसके माध्यम से क्या होता है, इसमें कोल को ऑक्सीजन और स्टीम के साथ, यहाँ पे ये पिक्चर है देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, इसमें कोल, ऑक्सीजन और स्टीम है ना, यानी कोल को ऑक्सीजन और स्टीम के साथ क्या करते हैं हम, एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में इसमें रिएक्ट कराते हैं ना, यानी कोल को ऑक्सीजन और कोल स्टीम के साथ H2O के साथ में एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में के है ना, इसको क्या करते हैं, रिएक्ट कराए जाते हैं और रिजल्ट में क्या बनता है, यहाँ पर देखें तो सिन गैस। सिन गैस कोल को डायरेक्टली बर्न नहीं किया जाता, आपको याद रखना है, इंस्टेड कोल को गैस में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना। अब इसके देखिए ये किसका मिक्सचर है, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन और मीथेन का, ये मिक्सचर है सिन गैस, इसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए अब बात करें टाइप ऑफ कोल गैसिफिकेशन, है ना, तो यहाँ पे सरफेस गैसिफिकेशन दिखाई देगी, यहाँ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन दिखाई देगा, इमेज में देखेंगे तो। सरफेस गैसिफिकेशन में यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, यह माइनिंग है, माइनिंग से ट्रक से आता है ये, फिर ये कहीं कोई फैक्ट्री है उसमें लेके जाते हैं हम, फिजिकल माइन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडाइज्ड कंट्रोल अबव ग्राउंड इंडस्ट्रियल रिएक्शन, राइट। यहाँ पर क्या होगा, कोल को पहले माइन किया जाता है, फिर रिएक्टर्स में गैसिफाई किया जाता है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आया, इसको बोलते हैं सरफेस गैसिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पर प्रदूषण होता है, बहुत सारा पोल्यूशन भी होता है। अब अंडरग्राउंड कोल जो कोल गैसिफिकेशन है, यहाँ पर क्या होता है, कोल को अंडरग्राउंड ही रहता है और वेल्स के थ्रू ऑक्सीजन इंजेक्ट की जाती है। जैसे ये आपको देखिए इंजेक्शन वेल, ये यहाँ पर इंजेक्शन वेल है, इसके थ्रू क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन को इंजेक्ट किया जाता है यहाँ पर, है ना, गैस सरफेस पर, फिर यहाँ से क्या होगा, ये रिएक्ट होकर गैस सरफेस पर निकाली जाती है। यहाँ पर ये एक्सट्रैक्शन वेल है। तो आपको होप्स हो कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन में क्या यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर ऑक्सीजन को इंजेक्ट किया जाता है। द फ्रंटियर सॉल्यूशन फॉर अ डीप रिजर्व। अब ये सॉल्यूशन किसके लिए, ये ऐसा क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि जो सपोज दैट डीप रिजर्व्स हैं कोल के 300 मीटर से ज़्यादा, है ना, तो उनको एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होता है ना, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक और भी चीज़ है, यहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा लगती है, पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर, तो वो अपने आप में एक कॉज ऑफ कंसर्न है ना। अब यहाँ पर हमने ये होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, और यहाँ पर पीडीएफ में भी यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने समझा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पे देखिए लिखा है करंटली जिंदल स्टील एलटीडी ऑपरेट्स इंडियाज ओनली गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो जिंदल स्टील एलटीडी जो है वो केवल भारत में, अभी देखिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इंडिया की एकमात्र ऐसी कंपनी है जो गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, और यहाँ पर 1.8 मिलियन टन पर एनम ये बेसिकली कैपेसिटी है इस प्रोजेक्ट की, जो कि उड़ीसा का अंगुल डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पर, ठीक है ना।
तो होप्सो कि ये चीज़ समझ में आई होगा। यहाँ पे दूसरी बात करें, कोल इंडिया इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग 4 कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इन पार्टनरशिप विद अदर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। जो हमारा कोल इंडिया है वो भी इस पर काम कर रहा है अदर पीएसयू के साथ में हम मिलकर। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन किया है, तो पीडीएफ में आप एक बार इसको देख लेंगे। नाउ हम बात करते हैं हम सिन गैस की। सिन गैस एग्जैक्टली क्या है? ये गैसेस का मिक्सचर होता है ना। सिनगैस ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस, या इसको सिनगैस बोलते हैं। इज प्रोड्यूस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कोल गैसिफिकेशन, है ना, जिसके बारे में हम लोग बात की कि कोल गैसिफिकेशन के माध्यम से इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल रिच गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपको याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये चारों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। आपको विशेषकर याद रखना है। सिन गैस कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सिंथेटिक नेचुरल गैस, एनर्जी फ्यूल, मिथेनॉल, एथेनॉल, अमोनिया और फर्टिलाइजर एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो इसका यूज कहाँ होता है? सिन गैस का अगर बात करें, सिंथेटिक नेचुरल जो गैस है, मिथेनॉल है, एथेनॉल है, एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की जा रही है ना भारत में, तो सोचिए अगर हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं तो हमारे लिए कितना ये फायदेमंद होगा। और साथ में अमोनिया, फर्टिलाइजर, अमोनिया और यूरिया की जो डिपेंडेंसी है भारत की, उस पर हम कम होगा। अभी वेस्ट एशिया में जो डिस्ट्रप्शन हुआ है वॉर की वजह से, उसकी वजह से अमोनिया और यूरिया का जो वहाँ से हम इंपोर्ट करते थे उसमें बहुत बड़ा चैलेंज आया है ना। तो उससे ऑलरेडी क्या है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है भारत में, उसके कम होने की संभावनाएं हैं, राइट। तो ये पेट्रोकेमिकल फर्टिलाइजर इसका है ना। अब सिन गैस का इम्पोर्टेंस अगर हम बात करते हैं तो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में, फ्यूल इंपोर्ट्स रिड्यूस करता है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएगा और एनर्जी सिक्योरिटी इंप्रूव करेगा भारत की, है ना। यहाँ पर सिन गैस कैन बी यूज फॉर टू प्रोड्यूस सिंथेटिक नेचुरल गैस, फ्यूल, मेथनॉल। ये वही इंडस्ट्रियल फील्ड स्टॉक के बारे में बात की गई है यहाँ पर, राइट। अब देखिए सेम यहाँ पर लिखा हुआ है इस पिक्चर के माध्यम से आपको याद है, सिंथेटिक नेचुरल गैस, एनर्जी फ्यूल्स, फर्टिलाइजर, अमोनिया एंड यूरिया, पेट्रोकेमिकल फीड स्टॉक। और इसकी वजह से क्या होगा? इरेडिकेट 80 to 90% मेथनॉल इंपोर्ट्स। जो हमारा रिलायंस है 80 to 90% मेथनॉल इंपोर्ट करते हैं, तो उस पर जो हमारे रिलायंस है वो हमारी कम हो जाएगी, निर्भरता कम होगी यहाँ पर। और 100% अमोनिया और 20% यूरिया इंपोर्ट करते हैं, उस पर भी हमारी निर्भरता कम होगी, डिपेंडेंस कम हो जाएगी यहाँ पर, है ना। अब बात करते हैं कोल इंडिया कोल के बारे में यहाँ पर, राइट। अब देखिए जनरली कोल 4 प्रकार का होता है। पीट है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। ये डिपेंड करता है जियोलॉजिकल एज क्या है, डेप्थ कितनी है और प्रेशर कैसा क्या है, इसके रिगार्डिंग, है ना। तो कोल एग्जैक्टली क्या है? सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक है विच इज कंपोज मेनली ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ये कंपोस्ट से मिलकर बनता है, ठीक है ना। अब इट इज फॉर्म फ्रॉम वेजिटेशन दैट बिकम्स बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ रॉक्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। क्या होता है कि ये कैसे फॉर्म होता है कि जो वेजिटेशन होता है, जैसे पेड़ हैं, फ्लोरा फौना बेसिकली, है ना। तो जब वो लेयर्स में अंदर दब जाते हैं, लेयर्स बनती चली जाती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं है ना, इसको लेयर्स बनने में। टू फॉर्म कोल से सीम्स ड्यू टू कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ प्रेशर एंड हीट। तो दो यहाँ पे फोर्सेस हैं, या प्रेशर और हीट के कंबाइंड उसकी इफेक्ट की वजह से, कंबाइंड इफेक्ट होता है प्रेशर और हीट की वजह से। तो जो वेजिटेशन होता है मिलियंस ऑफ ईयर में क्या होता है, फिर लेयर बनता चला जाता है धीरे धीरे। तो यहाँ से फिर कोल का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक मेच्योरिटी इसकी जो डिपेंड करती है, वो डिटरमाइन करती है क्वालिटी ऑफ ईच कोल डिपॉजिट की, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर एंड बाय द लेंथ ऑफ टाइम एंड फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कि देयर आर 4 मेन टाइप ऑफ कोल दिखाई देते हैं। पीट, लिग्नाइट एंड लिग्नाइट को हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे 40% कार्बन पाया जाता है किसमें? पीट में, ठीक है ना। द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन हाई मॉइस्चर कंटेंट। यहाँ पे मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है, यहाँ पे कार्बन कम दिखाई देता है। ये फर्स्ट स्टेज है बेसिकली जब कोयला का जो निर्माण होता है ना, कोल फॉर्मेशन होता है, क्वालिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर 40% ये पीट फिर इसके बाद आता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 40 to 55% कार्बन होता है। यंगेस्ट जियोलॉजिकल कोल, सॉफ्ट हाई वॉलेटाइल मेटल्स होता है
है ना। ये याद रखना, यहाँ पे सॉफ्ट एंड हाई वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर यहाँ पे काफ़ी रहता है। लार्जेस्ट रिजर्व लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो हमारे यहाँ पर अगर देखें लिग्नाइट में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है लिग्नाइट, वो कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु में, ठीक है ना। और 40 to 80% कार्बन बिटुमिनस की अगर हम बात करते हैं तो ये मोस्ट वाइडली यूज इन इंडिया। तो भारत में सबसे ज़्यादा ये यूज होता है वो बिटुमिनस का ही यूज होता है। 40 to 80% यहाँ पे कार्बन पाया जाता है। और इसके लिए आप देखेंगे तो दो हमारे पास बेसिकली, जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर कोयला पाया जाता है, राइट। एंथ्रासाइट की अगर हम बात करें तो ये सबसे बेस्ट जो कोल है वो है एंथ्रासाइट। ओल्डेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल विद प्रैक्टिकली नो मॉइस्चर। यहाँ पर मॉइस्चर नहीं होता है। ये जम्मू कश्मीर में कुछ क्वांटिटीज में, ये जम्मू कश्मीर में केवल मिलता है भारत में। तो आपको याद रखना है कि एंथ्रासाइट 80 to 90% यहाँ पे कार्बन रहता है। और यहाँ पे बर्न करते हैं तो यहाँ पे कार्बन की मात्रा, ठीक है, यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होता है एंथ्रासाइट। ये सबसे बेस्ट है। ये हमने देखा कि ये कोल क्या है? सेडिमेंट्री ऑर्गेनिक रॉक है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। और इसका जो फॉर्मेशन है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फॉरेस्ट सेडिमेंट का निस प्रेशर और हीट से कंप्रेस हुआ है, राइट। इसीलिए कोल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी कहते हैं। क्वालिफिकेशन प्रोसेस क्या होता है? क्वालिफिकेशन प्रोसेस मतलब कोल फॉर्मेशन प्रोसेस को हम क्वालिफिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है? मॉइस्चर कम होता है, कार्बन कंटेंट बढ़ता है और कोल बेटर क्वालिटी का बनता है ना। हमने देखा यहाँ पर ये भी डिस्कस किया कि जो पीट है लोएस्ट क्वालिटी, हाई मॉइस्चर एंड लोएस्ट कार्बन होता है। यहाँ पे लिग्नाइट भी के बारे में बात की थी, ब्राउन कोल भी बोलते हैं इसको, यंगेस्ट कोल और हाई स्मोक होता है। तमिलनाडु में सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इसके। बिटुमिनस की अगर हम बात करते हैं तो बिटुमिनस मोस्ट यूज कोल इन इंडिया, पावर प्लांट्स और इंडस्ट्री में यूज होता है। एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है, 80 to 90% कार्बन मोस्टली जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर, राइट। तो हमने कोल के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की है भाई। अब भी जो भारत में जो मेनली जो कोयला पाया जाता है वो गोंडवाना सेडिमेंट में पाया जाता है। गोंडवाना सेडिमेंट में अगर हम बात करते हैं तो गोंडवाना सेडिमेंट जो मैक्सिमम रिजर्व्स हैं भारत में वो कहाँ दिखाई देते हैं? ओडिशा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। देखिए यहाँ पे ये भारत की जो इमेज है, भारत की जो पिक्चर है उसमें देखेंगे प्राइमरी कंसंट्रेशन कहाँ है? ओवर 70% ऑफ रिजर्व्स आर कंसंट्रेटेड इन जस्ट 3 स्टेट। यानी इसके कोयला के 70% से लगभग 70% और 70% से ज़्यादा जो रिजर्व्स हैं उसका कंसंट्रेशन कहाँ दिखाई जाता है? 3 राज्यों में। ओडिशा सबसे पहले, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ आता है। और सेकेंडरी अगर रीजन बात करें तो वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में। तो ये पिक्चर आप लोगों को याद रखना है भारत में। और ये गोंडवाना जो रॉक है, गोंडवाना सेडिमेंट है, वहीं पे उसी में पाए जाते हैं मेनली, है ना। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। अब बात करते हैं कोल बेस्ड पावर प्लांट की। भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है लगभग 70% आज भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो कोल बेस्ड है ना। उसमें गैस का अगर कंट्रीब्यूशन बात करें तो यहाँ पर 1 to 2% टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसमें गैस जो पावर स्टेशन हैं तो वहाँ पे गैस का यूज होता है। 1 to 2% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है गैस के माध्यम से, राइट। और अभी सरकार ने सोलर एनर्जी पर भी ध्यान दिया, विंड एनर्जी पर भी ध्यान दिया, यानी हम रिन्यूएबल एनर्जी पर भी धीरे धीरे ध्यान दे रहे हैं, राइट। बात करते हैं ग्लोबल बेंचमार्क की यहाँ पर। तो इससे पहले एक और भी चीज़ है जो डिस्कस करना है, राइट। देखिए चैलेंजेस इन कोल गैसिफिकेशन। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जियोलॉजिकल हेडविंड, राइट। ये लास्ट जो इमेज है यहाँ पर, ठीक। चैलेंजेस क्या है? हाई एश कंटेंट। इंडिया का जो कोल है, इंडिया के कोल में 30 to 40% ऐश होता है, यानी उसमें राख होती है। ग्लोबल एवरेज अगर हम बात करें तो 10 to 20% हो। तो प्रॉब्लम क्या है फिर? गैसिफिकेशन एक्सपेंसिव और डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि डीप कोल डिपॉजिट्स हैं। 40% जो कोल है वो लगभग 300 मीटर से ज़्यादा डेप्थ पर है हमारे भारत में। माइनिंग डिफिकल्ट और कॉस्टली हो जाती है इसकी वजह से, तो यूजीसी टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन करें अगर यहाँ पे इंडिया और चाइना के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर,
चाइना का देखिए बात करें तो कोल गैसिफिकेशन में वर्ल्ड लीडर है चाइना। यहाँ पर 90% ऑफ अमोनिया एंड 70% ऑफ मेथनॉल प्रोड्यूस बाय कोल गैसिफिकेशन चाइना में ये है। चाइना द वर्ल्ड लीडर है, राइट। यहाँ पे अमोनिया और मेथनॉल प्रोडक्शन का मेजर सोर्स गैस यहाँ पे कोल गैसिफिकेशन है चाइना में। इंडिया की अगर बात करें, ओनली वन ऑपरेशनल कमर्शियल प्रोजेक्ट अभी, जैसे हमने बात की थी जिंदल स्टील, ये केवल अभी प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी अभी अगर हम बात करें तो, और चाइना का देखिए यहाँ पर 80 MT यूज, विश्व में अगर ग्लोबल का आउटपुट देखें तो 40% और ये 30% है यहाँ पर ग्लोबल आउटपुट। अगर अमोनिया का देखें और यूरिया का देखें तो चाइना का स्टेक बहुत ज़्यादा है। और 54% वर्ल्ड्स मिथेनॉल कैपेसिटी चाइना होल्ड करता है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना हमसे बहुत ज़्यादा आगे है इस मामले में, राइट। अब एनवायरमेंटल एंगल से अगर हम बात करें तो नॉर्मल कोल बर्निंग से क्या होता है, पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। कोल गैस जो गैसिफिकेशन है ये एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव मीन्स माना जाता है, राइट। अब यहाँ पे CCUS टेक्नोलॉजी के साथ एमिशन रिड्यूस हो सकता है, लेकिन कम्प्लीटली पॉल्यूशन फ्री नहीं है। इसीलिए आपको ये याद रखना है यहाँ पर। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को, इंडियन डोमेस्टिक कोल अगर हम बात करें 30 to 45% ऐश कंटेंट दिखाई देता है। या ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 10 to 20% ही यहाँ पर ऐश कंटेंट दिखाई देता है। जो राख का कंटेंट है बेसिकली, है ना, वो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, हाई ऐश कंटेंट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस रिएक्टर एफिशिएंसी एंड एक्सपोनेंशियली ड्राइव अप द कैपिटल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ द गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो इससे क्या होगा, कैपिटल और जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बढ़ जाती है ना, और एफिशिएंसी कम हो जाती है रिएक्टर्स की। इसीलिए इस पर यहाँ पर क्या है, मैं सक्सेस रिक्वायर्स मैसिव इमीडिएट R&D इन्वेस्टमेंट टू बॉयलर ग्लोबल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको याद रखना है यहाँ पर, राइट। गैसिफिकेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, फ्यूचर प्रूफिंग क्या है, ये भी। कोल पावर विल पीक एट 55% ऑफ जनरेशन बाय 2030, डिक्लाइनिंग 27% बाय 47, है ना, 2047। ये इसके रिगार्डिंग में डेटा है, तो आपको ऐसा याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखना है इसका क्या यूज है। अब यहाँ पे चैलेंजेस भी, एक्सेप्शनल कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ सेटअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है उसके लिए क्या करें, यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हाई एस कंटेंट देखने को मिलता है जो हमारा डोमेस्टिक कोल है यहाँ पर। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं इसको लेकर, होप सो कि आप लोगों को समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए कोल गैसिफिकेशन एंड विकसित भारत दोनों की अगर बात करते हैं, है ना, जैसा विकसित भारत हमारा विजन है कि 2047 ये टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है एनर्जी सिक्योरिटी, फर्टिलाइजर सेल्फ रिलायंस, इम्पोर्ट रिडक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बट चैलेंजेस भी हैं जैसे हाई कॉस्ट, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी, इन्वायरमेंटल कंसर्न, राइट। तो ये आप लोगों को होप्सो की बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो कोल गैसिफिकेशन इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी बनकर उभर रही है। बेसिकली इंडिया के पास अबंडेंट कोल रिजर्व्स हैं, और अगर हम कोल को एफिशिएंटली गैस और केमिकल्स में कन्वर्ट कर पाए तो एनर्जी इंपोर्टेंट कम होगा, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी जो है इम्प्रूव होगी, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। लेकिन टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और इन्वेस्टमेंट चैलेंजेस को भी मैनेज करना होगा। आने वाले ईयर्स में कोल गैसिफिकेशन इंडिया की एनर्जी स्ट्रेटेजी को क्या है, मजबूत एक मेजर पिलर बन सकता है, राइट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट करके बताइए क्या कोल गैसिफिकेशन इंडिया के फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गेम चेंजर